हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे हर एक टैट में पूछे जाते हैं। चाहे आप जेबीटी टैट की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी टैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी टैट की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस हर एक टैट में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे टॉप मोस्ट और सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। यानी कि किसी चीज़ को स्टोरेज करना, किसी चीज़ को धारण करना, रिटेंशन करना, वो स्मृति की कौन सी प्रक्रिया मानी जाती है। स्टोरेज हमारे पास मेमोरी की सेकंड प्रोसेस होती है। सबसे पहली हमारी जो मानी जाती है वो आपके पास होता है लर्निंग, यानी कि अधिगम करना। दूसरी जो प्रक्रिया मानी जाती है धारण करना, स्टोरेज करना, रिटेंशन करना। तीसरी जो प्रक्रिया मानी जाती है वो हमारी होता है रिकॉल करना, यानी कि पुनः स्मरण करना। लास्ट जो होती है वो होता है रिकॉग्नाइज करना, यानी कि पहचान करना। ये स्मृति की चार मुख्य प्रोसेस मानी जाती है प्रक्रिया। सबसे पहला लर्निंग, यानी कि अधिगम करना या फिर सीखना भी हो सकता है। दूसरा जो होता है रिटेंशन, स्टोरेज भी लिखा होता है जो कि आपका लिखा गया यहाँ पे, या फिर धारण करना होता है। तीसरा हमारे पास रिकॉल करना, यानी कि पुनर्स्मरण करना या फिर दोहराना। लास्ट जो होता है पहचान, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइजेशन करना। तो ये चार प्रक्रिया हमारी होती है स्मृति की। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था स्टोरेज, तो स्टोरेज आपकी दूसरी होती है, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को एनकोड करना वो किसकी प्रक्रिया मानी जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान देना, एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, स्मृति। जो आपकी एनकोडिंग है वो स्मृति की ही प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की है, तो वो हमारी की थी विलियम वुंट ने। कई बार सिंपल वुंट ही होता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे है। विलियम वुंट ने हमारे पास सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। साथ ही साथ विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। विलियम वुंट इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। सिंपल जो मनोविज्ञान है उसके जो जनक माने जाते हैं वो हमारे पास विलियम वुंट माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ फॉर्मुलेटेड द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सच एज। पहला आपके पास कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट और आपके तीसरे बताई गई है सोशल इंटेलिजेंस। यानी कि जो आपके पास इंटेलिजेंस होती है, आपकी जो बुद्धि होती है, उसके इन तीन भागों को किसने विभाजित किया है। पहली कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाती है, सोशल जो आपकी इंटेलिजेंस है जिसको कि मूर्त बुद्धि हो गया, अमूर्त होगा और सामाजिक। इन तीनों के बारे में हमारे को बात की थी थॉर्नडाइक। इंटेलिजेंस में सबसे मेन रोल जो प्ले किया गया है वो थॉर्नडाइक ने किया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस को आपके पास जो मूर्त, अमूर्त और जो आपके पास सामाजिक है, इसमें जो डिवाइड किया गया है कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस में, वो थॉर्नडाइक ने किया है आपके इंटेलिजेंस को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। यानी कि मनोविज्ञान की ऐसी विधि जिसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर बच्चे के बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिर्फ एक लौता मेथड है, केस स्टडी। आपका केस स्टडी मेथड ऐसा है जहाँ पे एक इंडिविजुअल स्टडी की जा सकती है चाइल्ड की, जिसमें कि डीप स्टडी होती है। अगर कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पे डेप्थ स्टडी की जाती है, बिल्कुल डीप जाके इन्वेस्टिगेशन होती है, तो केस स्टडी है, जिसमें कि हम एक बच्चे के फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, ब्रदर, नेबर्स, सबसे उसके डिटेल में पूछते हैं। केस स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है, सबसे डेप्थ मेथड है, जिसके द्वारा किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल प्रॉब्लम्स को, उसके जो नीड्स है उसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन आवर बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों का कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो एक मानव के शरीर में जो गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के पेयर पाए जाते हैं, वो 23 पाए जाते हैं, यानी कि 23।
यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। और कई बार आता है जीन्स मेड अप ऑफ, जो आपके जीन्स होती है आखिर वो किससे मेड की जाती है या किसके ऊपर निर्भर रहती है, वो आपके डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो जीन्स से कभी भी क्वेश्चन आता है वो संबंध रखती है आपका डीएनए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा मुख्य कारक कौन सा है जो एक मानव के विकास में मेन भूमिका निभाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। एक बात हमेशा ध्यान देना, साइकोलॉजी में कभी भी मुख्य कारक पूछा जाता है, मेन फैक्टर, जो कि किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट या फिर उसकी डेवलपमेंट या फिर उसके ग्रोथ, इन सब को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक माना जाता है वो आपके पास हमेशा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रहता है, यानी कि वंशानुक्रम और आपके पास पर्यावरण। ये सबसे मेन भूमिका निभाता है पर्सन की लाइफ में। कभी भी पूछा जाए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड, चाहे अधिगम से रिलेटेड, मुख्य कारक प्रभावित करने वाले आपका सेम रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रिएटिविटी इज़ आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मक, उसकी पहचान किस तरीके से की जाती है। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को क्रिएटिव वे में नए तरीके से दिखाना, यानी कि न्यू रिजल्ट्स। जब हमारे पास किसी भी चीज़ के न्यू रिजल्ट्स आते हैं, किसी को क्रिएटिव वे में बिल्कुल अच्छे से सजा करके न्यू रिजल्ट लाए जाते हैं, उसको सृजनात्मक कहा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी इज़ आइडेंटिफाइड बाय न्यू रिजल्ट्स। अगर हमारे पास नए रिजल्ट्स आते हैं, मान के चलो आप कोई पर्सन को ड्राइंग देते हैं, छोटे बच्चों को हम ड्राइंग बना के देते हैं, उसमें जो कलर करके जो बच्चा देता है उसे क्रिएटिविटी कहा जाता है, यानी कि जो न्यू रिजल्ट्स वो दे रहा है हमें कलर करके, वो बच्चे की क्रिएटिविटी कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है या किस में हेल्पफुल है। ठीक है, पहला है टू नो सेल्फ, अपने बारे में जानने के लिए। दूसरा टू नो द चाइल्ड, यानी कि बच्चों के बारे में जानने के लिए। तीसरा टू सिलेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि विधियों को चयन करने के लिए, टीचिंग के जो मेथड्स है उनका चयन करने के लिए। फोर्थ हमारे पास है इनकम्प्लीट एजुकेशन प्रोसेस, जो हमारे पास शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल मेन भूमिका निभाई जाए। तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य है आपका वो है ऑप्शन डी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है बच्चों की समस्या का समाधान करने के लिए, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी समस्या रहती है बच्चों की, उनका समाधान करने के लिए हमें शैक्षिक मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहता है वो रहता है आपके पास इनकम्प्लीट एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि जो आपके पास शिक्षक की पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे मेन भूमिका निभाई जाती है शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायग्नोस्टिक इज़, यानी कि जो डायग्नोस्टिक है उसका अर्थ क्या रहता है। सबसे मेन बात जो डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है, डायग्नोस करना, यानी कि समस्याओं को समझना और समझने के बाद समस्या का निदान देना, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाद में, जिसके में हम उनको रेमेडियल टीचिंग देकर, यानी कि औपचारिक शिक्षा दे करके। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है लर्निंग, अधिगम, ऑप्शन बी टीचिंग, ऑप्शन सी है टू नो द डिफ़िकल्टीज। तो रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हम समस्या का समाधान करते हैं, बट उन समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या को जानने के लिए हम बोलते हैं डायग्नोस करना, यानी कि टू नो द डिफ़िकल्टीज़। बच्चे की क्या डिफ़िकल्टी है, कहाँ पे उसे समस्या आ रही है, उसको समझने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जिसके थ्रू फिर एक टीचर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देता है, उनकी जो समस्या है उसका समाधान करता है, बच्चे के लिए अच्छे मेथड्स का चयन करता है। तो डायग्नोस्टिक सबसे मेन रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की समस्या को हल करने के लिए। इसीलिए अगर कभी भी पूछा जाता है ऐसा सबसे मेन पार्ट क्या है जिसके थ्रू टीचर बेस्ट मेथड का चयन कर सकता है और बच्चों की समस्या का समाधान कर सकता है, तो आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसा है, डायग्नोस्टिक जो परीक्षण है उसके द्वारा टीचर बच्चों के बारे में सब कुछ जान सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर से टू नो द डिफ़िकल्टीज, यानी कि डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है
डिफ़िकल्टीज को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू एलिमिनेट स्टीलिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अगर स्टीलिंग हैबिट्स की बात की जाती है, ऐसे स्टूडेंट जो कि डेलिक्वेंट्स होते हैं, अपराध करते हैं, चोरी डकैती करते हैं या फिर बुरी आदतें जिनके अंदर होती है। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसके द्वारा हम बच्चों की बुरी आदतों को समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहला, गिविंग रिवॉर्ड्स। बिल्कुल नहीं। बच्चों की बुरी आदतों को अगर हमें ख़त्म करना है तो हम उन्हें रिवॉर्ड थोड़ी नहीं देंगे कि अच्छा काम कर रहे हो तुम, चलो तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते, बल्कि बच्चों के अच्छी आदतों का विकास करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम रिवॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, गिविंग एग्जाम्पल्स, यानी कि उदाहरण दे करके। ये ठीक है, वैसे उदाहरण दे करके हम बता सकते हैं कि महान व्यक्तियों के उदाहरण भी दे सकते हैं और जो बुरे व्यक्ति हैं उनके उदाहरण भी दे सकते हैं कि जो महान व्यक्ति थे उनका स्टेटस क्या था सोसाइटी में और जो बुरे व्यक्ति थे उनका स्टेटस क्या था सोसाइटी में। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी कि अगर किसी भी बच्चे की बुरी आदतों को समाप्त करना है तो सबसे मेन चीज़ है हम उसे उदाहरण देंगे। ऑप्शन सी हमारा स्कोल्डिंग हिम, ऑप्शन डी गिविंग पनिशमेंट, जो कि रहेगा डांटना या फिर उनको दंडित करना। आप बच्चे को जितना डांटोगे, जितना आप बच्चे को पनिश करोगे या फिर स्कोल्डिंग डांटोगे, चाहे पनिशमेंट दोगे, दंड दोगे, बच्चा उतना डेट बनता है। ये दोनों चीज़ बच्चे का जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज करते हैं। रिवॉर्ड बच्चे का बिहेवियर इनक्रेज करता है। दूसरी चीज़ जो आपके पास गिविंग, आपके जो भी उदाहरण है एग्जाम्पल्स दे करके, ये सबसे बेस्ट है कि हम बच्चों को उदाहरण देंगे जिसके थ्रू वो समझ जाएंगे इजीली कि उनको कौन से वे में चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड टू चिल्ड्रंस हैव नो कॉमन एबिलिटी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, या जनक वाले या प्रतिपादक वाले या किसके द्वारा कहा गया है। तो दो बच्चों में समान योग्यता नहीं होती है, ये हरलॉक ने कहा है। ग्रोथ डेवलपमेंट में मेन रोल भी हरलॉक ने। हरलॉक का ये मानना है किसी भी बच्चे में समान आदतें या उसकी क्षमताएं नहीं होती है। हर एक बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है एक ना एक पर्सन से। आप एक ट्विंस की बात करो, चाहे रियल ब्रदर सिस्टर की बात करो, किसी की भी बात करो, उनका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, उनकी इंटेलिजेंस डिफरेंट हो सकती है, उनका एटीट्यूड, उनका इंटरेस्ट, कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी वे में डिफरेंट होता है। ये हमारा हर लॉ का मानना है, किसी भी दो पर्सन में सेम एबिलिटीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑन फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग जो आपके पास विस्मरण, यानी कि विस्मरण के ऊपर जो प्रयोग है आखिर किसने किया है, वो आपका किया गया है एबिंगहॉस के द्वारा। यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉरगेटिंग से, और फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूल जाना। कई बार अगर अर्थ पूछा जाए कि फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, भूल जाना, टू लॉस या टू लॉस्ट। इसका अगर मेन कारण पूछे जाते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट तो है ही है, बट कुछ और भी है, जैसे कि इंटरेस्ट ना होना। अगर हमारा किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है तो उस पार्ट को हम इजीली भूल जाते हैं। या फिर हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, इसके कारण भी हम कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं। या आप फिज़िकली फिट नहीं हो, इमोशनली बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाए हो, आप सोशली डेवलप नहीं हो पाए हो, ये भी मेन कारण हो सकता है। एज और इंटेलिजेंस भी हो सकता है। आयु, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे जो उसके फॉरगेटिंग की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा बढ़ते रहती है। या फिर इंटेलिजेंस हो सकती है आपके पास, जो कि दिमाग या आपकी बुद्धि की बात की जाती है। और इलनेस हो सकती है, बीमार, आप काफ़ी समय से बीमार हो जिसके कारण आपकी जो फॉरगेटिंग की जो प्रक्रिया है वो तेज़ होते जा रही है। या लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको अभी प्रेरणा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से रिलेटेड, तब भी पर्सन इजीली चीज़ों को भूल जाता है। या फिर लैक ऑफ रेपिटेशन, आपने उस चीज़ को रिपीट किया ही नहीं, दोहराया ही नहीं, याद करने की कोशिश ही नहीं की, तो इसके कारण भी हम कई बार फॉरगेटिंग कर लेते हैं, अपनी मेमोरीज़ को, स्मृति जो भी हमारी रहती है मेमोरीज़, उनको भूल जाते हैं। ये तो हमारे पास थे मेन कॉज जो कि पूछे जाते हैं आपसे। अगर बाय चांस आपसे पूछा जाता है कि इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है, तो मेन चीज़ है हमारा दोहराना।
रेपिटेशन, जिस तरीके से हम रिपीट करते रहेंगे हमारी फॉरगेटिंग की जो प्रक्रिया है वो कम होते रहेगी। या फिर हमें उनको अच्छे से पढ़ना होगा या बेस्ट मेथड का चयन करके उन चीज़ों को समझना होगा। इस तरह से हम फॉरगेटिंग प्रक्रिया को लो करके वहाँ पे अपनी जो मेमोरी की प्रोसेस है उसको हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिजिकल डेवलपमेंट इज़ अ फील्ड ऑफ, यानी कि शारीरिक विकास के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से माने गए हैं। ग्रोथ ऑफ बोन, यानी कि हड्डियों का विकास होना, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ मसल्स, यानी कि आपके मसल जो मांसपेशियां है उनका विकास होना, ग्रोथ, ये भी आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बोन, नर्वस सिस्टम और जो मसल्स है ये आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है। और आपसे पूछा जाता है कि किसी भी फिज़िकली डेवलप होने के लिए या फिर सोशली डेवलप होने के लिए, इमोशनली डेवलप होने के लिए मुख्य कौन सा कारक होता है, कौन सा फैक्टर माना जाता है, तो वो हमारे पास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, चाहे आपको फिज़िकली डेवलप होना है या इमोशनली, सोशली, जिस तरीके से आपने अपने को विकसित करना है उसके जो मुख्य कारक माने जाते हैं वो आपके पास ये माने जाते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज ओरिजिनेटेड बाय, यानी कि जो बिहेवियरिज्म टर्म या फिर बिहेवियरिज्म, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म किसके द्वारा दिया गया है, या बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद जो है उसके प्रतिपादक किसको माना जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बिहेवियरिज्म टर्म हमारे को दी गई है जे.बी. वॉटसन, और व्यवहारवाद के जो जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, वो भी जे.बी. वॉटसन है, जिन्होंने कि अपने बेटे के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जिसमें कि इनका जो बेटा था वो टॉय के साथ खेला करता था, सॉफ्ट टॉय के साथ। तो इन्होंने सॉफ्ट टॉय के अंदर एक डरावनी आवाज़ को फिट कर लिया था, जिससे कि जब भी बच्चा उस टॉय को उठाता तो उससे डरावनी आवाज़ आती थी। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से जो बच्चा था वो उस टॉय के साथ खेलना छोड़ दिया, क्योंकि उससे डरावनी आवाज़ आती थी। तो इनका मानना था कि हम किसी भी बच्चे का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद जो बिहेवियरिज्म टर्म है उसके जनक जे.बी. वॉटसन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कन्वर्जन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो कन्वर्जन है या कई बार इसको कंजर्वेशन भी बोला जाता है, ये किसका उदाहरण माना जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आया, संज्ञानात्मक विकास, जो कि जीन पियाजे की थ्योरी है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन है ये हमारा एग्जाम्पल होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपके पास जीन पियाजे ने ये चीज़ बताई है कि जो आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वहाँ पे किसी पर्सन या हर एक बच्चे के अंदर 5 अलग अलग क्षमताएं उत्पन्न होती है। पहली हमारे पास है कन्वर्जन या फिर कंजर्वेशन। दूसरी हमारे को बताई गई है न्यूमरेशन, यानी कि संख्या बोधक। तीसरी हमें बताई गई थी सीरिएशन, यानी कि क्रम अनुसार व्यवस्थित करना। नेक्स्ट जो थी क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण करना। और पांचवी जो था रिलेशनशिप, यानी कि पारस्परिक संबंध। इन पांचों के बारे में जो नॉलेज बच्चे को आ जाती है, समझ जो आ जाती है, वो आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। और इसकी जो अवस्था रहती है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की रहती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको हर एक की प्लेलिस्ट मिल जाए।